इग्नू के कोर्स के सीरीज में हम अब MPS 003 इस ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका जो पहला यूनिट है, हालांकि इग्नू के फर्स्ट ईयर के कोर्स में सबसे ज़्यादा इजी ये MPS 003 है। ये बहुत ही इजी है और ज़्यादातर तो हम जनरल स्टडीज़ के रूप में पढ़ ही चुके होते हैं। इसमें ऐसे टफ कंटेंट्स या ऐसी कोई थ्योरीज बहुत कम हैं जिसको समझाने में ज़्यादा मेहनत करना पड़े। तो फिर भी हम इसको, चूंकि जब पूरा कोर्स एक सीरीज में ले रहे हैं तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और यूनिट 1 ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी इसमें, बस थोड़े देर में ही ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा है और एक ही वीडियो में पूरी यूनिट खत्म होने वाली है। जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इस यूनिट के अंतर्गत उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है, उसी अनुसार से उसको थोड़ा थोड़ा एज जनरल हम समझ लेंगे ताकि हमको आगे इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है या एक फाउंडेशन जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का, वो क्लियर होकर रहे। तो इसमें बात है लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। लेगेसी का मतलब इतिहास में हमारे लिए क्या छोड़ा गया है, ऐतिहासिक घटनाक्रम में हमारे लिए, इतिहास में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने इस देश के विकास के लिए, जिसने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, तो उनके द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ, वैसी क्या चीजें प्राप्त हुई, किस तरह से प्राप्त हुई, किस तरह से हमारा लोकतंत्र विकास की ओर अग्रसर हुआ, अनेक अधिकार हमें प्राप्त हुए। और इसमें कैसे पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि हमने पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में बांधा और सबके प्रगति के लिए बात हुई, यानी कि सामान्य जनता, मजदूर, किसान से लेकर व्यापारी वर्ग, सबके लिए नीतियों का निर्माण और देश का सुरक्षित होकर इकोनॉमिक परिदृश्य में विश्व में स्वतंत्रता के पास आगे बढ़ना, इसी से संबंधित इसमें बातें हैं। तो सबसे पहले है डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस। जो हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, तो अंग्रेजों की गुलामी में भी स्वतंत्रता की चाहत के साथ विकास की चाहत भी थी। विकास की चाहत में यहाँ के जो लोग थे, जो अपना श्रम करते थे, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, जो ज्यादातर अंग्रेजों के द्वारा तहस नहस कर दिए गए थे, उनके व्यापारिक जो चालें थीं जिसके द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा अराजकता जो फैलाई गई, तो इससे संबंधित यहाँ के लोगों का आंदोलन चलता रहा। हर क्षेत्र में हम देखते हैं यह आंदोलन चला है। जैसे अगर हम ट्राइबल क्षेत्र की बात करें तो जल, जंगल, जमीन को लेकर जो उनके अधिकार की लड़ाई थी वो चल रही थी। किसानों का जो अपने फसलों पर अधिकार होता था, अपनी जमीन पर अधिकार होता था, उनकी लड़ाई चल रही थी। और जो व्यापारी थे, जिस तरह से उनके व्यापार छोटे छोटे नष्ट हो रहे थे, उनकी लड़ाई चल रही थी। तो स्वतंत्रता की लड़ाई में इस लड़ाइयों का भी बड़ा योगदान था। ये भी अपने कई स्तरों पर आजादी की लड़ाई में अपनी मांग को लेकर, अपने डिमांड को लेकर ये सारे जो है कई बार सामने आते हैं। उसी की चर्चा है कि जैसे हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है। ये एक ऐसी संस्था सामने आती है जो बड़ी सॉफ्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के द्वारा जनता की डिमांड को लेकर और सलाह मशवरा करते हुए और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनाते हुए जहां पर वो पूरा से अधिक सहयोग प्राप्त कर सके और अपने हितों को साध सके, उस पॉलिसी के साथ ये संगठन पूरे भारत के लोगों का नेतृत्व करते हुए सामने आता है। तो इसके सामने आने के बाद कैसा परिदृश्य आता है उसकी भी चर्चा यहां पर की गई है। तो जो सबसे बड़ी समस्या थी भारत में अंग्रेजों के समय, क्योंकि हमारे देश में अगर हम आज भी देखें तो 70% से अधिक लोग कृषि या कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और उस समय तो करीब 90% लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। तो कृषि कहाँ होता है? आसमान में तो होता नहीं है, वो जमीन में होता है। और जमीन संबंधी अगर बंदिशें बढ़ जाएंगी, जमीन पर जो कर है वो बढ़ा दिया जाएगा, किसानों पर लगान बढ़ा दिया जाएगा, उनको अपने फसलों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अगर देना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? शोषण का जो क्रम चल रहा था वैसे समय में वो अत्यंत ही दुष्परिणाम देने वाला, अत्यंत ही शोषणकारी था। वो ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू,
रेवेन्यू कई तरह से लिए जाते थे। तो ये जो व्यवस्था थी इसको लेकर बहुत खलबली थी। इससे निपटने के लिए अलग अलग कई तरह के आंदोलन चल रहे थे। हम देखते हैं कि जब गांधी का प्रादुर्भाव होता है तो वहां भी ज्यादातर आंदोलन उनके शुरुआती काल में किसानों के लिए लड़े गए हैं, चाहे वो खेड़ा आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो। और ऐसा ही नहीं, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई लोगों को हम देखते हैं कि वो कृषि आंदोलनों में शरीक होकर जनता से जुड़ते हैं। गांधी जी भी जनता के नेता तभी बनते हैं जब उन जनता से जुड़ते हैं जो कृषि कार्यों से जुड़े होते हैं, उन जनता से जुड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं लैंड रेवेन्यू को लेकर परेशान होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो सता देने वाली, जमीन को हड़प लेने वाली, फसलों को छीन लेने वाली जो व्यवस्था थी उससे परेशान होते हैं। तो उसको लेकर जो कार्य किए जा रहे थे, उसको लेकर जो आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर जिस तरह से एक माहौल बना हुआ था, वहां पर अलग अलग आंदोलनकारी आते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने के बाद हम देखेंगे कि बाद में जो भी इस क्षेत्र में आते हैं वो कांग्रेस से जुड़े होते हैं और उसी नेतृत्व में हर तरह के जनता के अलग अलग, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो ट्राइबल वर्ग हो, उनकी आवाज को अंग्रेजी हुकूमत के सामने उठाते हैं। तो यहां पर वही बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब अंग्रेजों के सामने अपनी डिमांड को उठाती है तो उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटजीज होती हैं। आज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अंग्रेज कुछ विधानों के अनुसार अपने शासन को चलाते थे, जो विधान उन्होंने अपने हिसाब से बना रखे थे, जो ज्यादातर ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होकर यहां आते थे, यहां कि जनता को नियंत्रित करने के लिए, यहाँ के देश पे शासन करने के लिए। तो उस प्रावधानों के अंतर्गत ही जो बातें होती थी, किस तरह से उन प्रावधानों के भीतर सिमट कर अपनी बातों को रखा जाए और जो बात रखी जाए उसमें ये मांग की जाए कि संविधानों के दायरे में ही हमें ये विशेष विशेष अधिकार मिल जाए, चाहे प्रतिनिधित्व का अधिकार हो, चाहे वहां पर टैक्स को कम करने की बात हो, चाहे अलग अलग लगानों को या भूमि व्यवस्था संबंधित सुधार करने वाली बात हो। तो वो जो स्ट्रेटजी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनाती है, जो हम कह रहे हैं कि ये जो लेगेसी है, जो डेवलपमेंट की जो बात है, तो वहां पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटजीज को अपनाती है। पिटीशन परसुएशन और इसका उल्टा है प्रेशर एजिटेशन। पिटीशन परसुएशन का मतलब अपनी मांगों के लिए मांग पत्र देना, परसुएशन मतलब मनाने की कोशिश करना, अहिंसक तरीके से संविधान के दायरे में अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो कोशिश इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा की जाती थी उसी को कहते हैं पिटीशन परसुएशन। ऐसी विधि अपनाई जाती थी। प्रेशर एजिटेशन ये एक अलग विधि हुई, एक क्रांतिकारी विधि हुई। एजिटेशन का मतलब काफी ज्यादा तौर तरीके से अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक समस्या खड़े कर देना और इस समस्या से ही उनके ऊपर दबाव का पड़ना। तो ऐसी विधियों का प्रयोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा कम किया जाता था और कई तरह के अधिकारों की मांग की गई, जिसकी चर्चा ये है जैसे कि प्रॉपर्टी की सुरक्षा हो, आदमी के फ्रीडम, चाहे वो थॉट, स्पीच, एक्सप्रेशन, इसकी सुरक्षा हो, लाइफ की सुरक्षा हो, इसकी बात की गई और कानून के समक्ष बराबरी मिले, इसकी मांग की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल सर्विस में भारतीयों का कैसे उसमें एक दायरा बढ़े, कैसे उनको अधिक से अधिक स्थान प्राप्त हो, इसके लिए भी आंदोलन किया था। मोहनदास करमचंद गांधी के कंट्रीब्यूशन की भी इसमें बात है। ये बहुत ही सामान्य बातें हैं जिसकी चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये हम स्कूल में या जनरल स्टडीज के रूप में पढ़ चुके होते हैं। और फिर कराची रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस की बात इसमें की गई है। तो कराची रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस है, वहां पर जो मुख्य एक टर्म है जिसको हम समझेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट्स। अब यहां पर दो वर्ड है, सोशियो भी है, इकोनॉमिक भी है, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो आर्थिक रूप से व्यक्ति को उन्नत करे, आर्थिक उन्नति के द्वार खोले, लेकिन सामाजिक रूप से भी व्यक्ति के स्तर पर सुधार हो, सामाजिक वृद्धि हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, समाज संगठित हो और व्यक्ति को उसकी डिग्निटी हासिल हो। तो इस तरह की जो बातें इस रिजोल्यूशन में की गई है वो ये है कि वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री खुल गई, लोगों को काम मिला तो उनके इकोनॉमी के बेहतर होने की संभावना है क्योंकि उनको काम के बदले पैसा मिलेगा। लेकिन काम के घंटे कितने हो,
काम जहां लिया जा रहा है वहां के वर्किंग कंडीशन एनवायरनमेंट कैसा है, अगर जिनसे काम ले रहे हैं उन मजदूरों के रहने की जो जगह है या उन मजदूरों का हेल्थ है उसका कितना ख्याल रखा जा रहा है, उन मजदूरों के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में क्या चुनौतियां हैं, उनके बारे में क्या प्लानिंग है। इस तरह की जब समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर जो बातें की जा रही हैं वो कराची रेजोल्यूशन की बातें हैं। क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं देना है, सिर्फ इंडस्ट्रीज खोलने नहीं है, ध्यान ये भी रखना है कि जो हमारे कुटीर उद्योग थे, यानी उस समय की जब बात चल रही है तो वहां पर ये ध्यान रखना था उनको कि वो कैसे बची रहे, जो कुटीर उद्योग हैं वो कैसे बची रहे, उनको करने वाले उस उद्योग धंधे में लगे लोगों की जीविका कैसे चलती रहे। जिस तरह से मशीनों से उत्पादन होकर ब्रिटेन से आयातित सामान भारतीय बाजार को पाट रहे थे और यहाँ की लोकल अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे थे, उसकी सुरक्षा की चिंता भी इस रेजोल्यूशन में नजर आती है। जिस तरह से ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस, इसका जो प्रचलन बढ़ाया जा रहा था उसको भी कम करने की बातें थी। उसके बाद एक प्रमुख शब्द आता है जो राजनीति शास्त्र का काफी ज्यादा विवादित और प्रचलित शब्द रहा है, जिसको कहते हैं द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। यानी कि अब जो है भारत, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और अलग अलग आंदोलनों के द्वारा फिर हम आजादी प्राप्त करने के करीब करीब सम्मुख जब पहुंच जा रहे हैं तो वहां की ये घटनाक्रम है, वहां की बातें हैं। 1934 की बात की गई है, यहाँ पर विश्वेश्वरैया का नाम लिया गया है जो कि एक बहुत बड़े इंजीनियर भी थे, जिन्होंने हमारे आर्थिक व्यवस्था की क्या प्लानिंग होगी इसके लिए काफी ज्यादा अपना एक भविष्य के हिसाब से एक दृष्टिकोण भी रखा था। तो जैसा कि हम इतिहास में जानते हैं कि सोवियत रसिया में 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति आई थी और जिस तरह से समाजवाद वहां पर आया था, तो वहां पर समाजवाद के आने के बाद, सोशलिज्म के आने के बाद, स्टालिन जब लेनिन के बाद आए थे तो उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत की थी। ये जो वहाँ की प्लान्ड इकोनॉमी थी, वहाँ के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, वहाँ के एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिस तरह से एक प्रोसेस बनाया गया था, उस प्रोसेस को भारत में भी अपनाने की कहीं ना कहीं जरूरत कुछ विचारकों को महसूस हो रही थी। आगे आप देखते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद हम भी उसी तरह के 5 ईयर प्लानिंग वाले कंसेप्ट पे चले और जो बाद में आके नीति आयोग की स्थापना के बाद कहीं ना कहीं उससे हम अलग हुए। तो ये जो रूस में शुरू हुआ था 5 ईयर प्लानिंग, हालांकि रूस में तो उसका एक बहुत ही विभत्स स्वरूप बाद में देखने को मिला, क्योंकि उसमें होता ऐसा था कि कम्युनिस्ट सिस्टम में हम जानते हैं कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो सरकार धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने लगती है। किसानों की जमीन, किसानों की फसल तक पर सरकार ने कह दिया कि ये हमारा हक होगा। इवन वहां के गाय जब दूध देती थी तो वहां भी सरकार कहती थी कि दूध में इतना दूध सरकार के हिस्से हो जाएगा। तो किसान इतने क्षुब्ध हो गए थे रसिया में कि उन्होंने अपनी खेत पे फसलों को जला दिया, अपने सारे पशुओं को मार दिया और वहां पर जो भूखमरी फैली थी, तो ये व्यवस्था तो वहां पर काफी विवादों में रही थी। तो इसी व्यवस्था को फिर समाजवादिक व्यवस्था को भारत में अपनाने से संबंधित चर्चाएं आइडिया ऑफ सोशलिज्म में है, क्योंकि नेहरू का झुकाव समाजवाद की तरफ था, लेकिन भारत ने इसे कुछ अलग तरीके से मिश्रित व्यवस्था के तौर पर अपनाया था, जहां हम देखते हैं कि सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, सब राज्य के कंट्रोल में न रहकर वो मिक्स व्यवस्था थी, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स भी थे और सरकार का भी अपना नियंत्रण था। तो ये जो व्यवस्था, सरकार का नियंत्रण और स्टेट का नियंत्रण, तो इससे संबंधित एक प्लान आया था, इसको बॉम्बे प्लान कहते हैं। ये प्लान कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, प्लान का मतलब होता है एक खाका, मतलब हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे, या हमारे अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनौती है, या हम किस रास्ते पर चले तो हमारे लिए बेहतर होगा, हम किस तरह से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये बॉम्बे प्लान की चर्चा है, जिसमें कि जीडी बिरला प्रमुख थे। हालांकि उसमें और भी कई व्यापारी वर्ग बड़े बड़े थे जिन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था। इस प्लान की मुख्य बात थी कि राज्य अधिक से अधिक नियंत्रण में ले इकोनॉमी को, क्योंकि वो ऐसा दौर था जहां
हम अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपने देश की इकोनॉमी को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे विश्व में। और डर ये था कि अगर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा तो ज़्यादा रिसोर्सेस जो है वो प्राइवेट हाथों में जाने से शोषण बढ़ सकता है। और प्राइवेट प्लेयर्स को भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो प्राइवेट में अगर आपस में खींचातान शुरू हो गई तो किसी को भी फलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो व्यवस्था थी ये कई तरह के कारणों के साथ थी, क्योंकि उस समय हमारा कई उद्देश्य था। हमें अपने जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थे उनको सेव करना था। हमें डेवलपमेंट जो विश्व में चल रहा था उसके मुकाबले अपने आप को कहीं खड़ा करना था। हमें अपने इंडस्ट्रीज को जो अलग अलग आधुनिक तरीके से भारत का निर्माण होना था तो उनके लिए कहीं ना कहीं हमें अधिक से अधिक प्रयास करने थे। अब जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होंगे देश के, अगर वो राज्य के नियंत्रण में होगा तो उसका समुचित प्रबंधन और समुचित नियंत्रण के साथ उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे, इसकी बात थी। और बॉम्बे प्लान इस उद्देश्य से आया था कि अगर बॉम्बे प्लान आता है तो ये क्या करेगा कि कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता को काफी बढ़ा देगा, देश की इकोनॉमी काफी बढ़ जाएगी, विकसित हो जाएगी। लेकिन ये प्लान मोटे तौर पर कभी अमल में लाया नहीं गया, लेकिन इसकी छाप अवश्य रही। और आप देखेंगे अगर क्रिटिकली बॉम्बे प्लान को एनालाइज किया जाए, हालांकि ये बॉम्बे प्लान आया था विदेशी इंटरवेंशन को कम करने के लिए और प्राइवेट प्रॉपर्टी जिस तरह से अगर अपने कब्जे में पूरे देश को ना ले ले, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, कैपिटलिज्म जो है वो पूरी देश पे छाके कहीं ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज जो हैं कुछ हाथों में सीमित रह जाए। और हुआ इसका उल्टा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी तो विकसित नहीं हुई, लेकिन सरकार ने जैसे ही ज्यादातर रिसोर्सेस और ज्यादातर बेसिक इंडस्ट्रीज पे अपना कब्जा किया तो सरकार यानी कि नेता और ब्यूरोक्रेट्स के करप्ट होने के चलते ये नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह बन गई। और हुआ ये कि बैंक जब से ही सरकारीकरण हो गया तो बैंक भी ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई। और जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो इस चीज का मजा लूट रहे थे कि उन्हें आसानी से फिर लोन मिलते जा रहा था और उस लोन से प्राइवेट प्लेयर्स भी काफी अच्छे तरीके से डेवलप होके अपना अस्तित्व बनाए रख पा रहे थे। तो बॉम्बे प्लान के बाद हम देखते हैं कि इसमें बात की गई है गांधीयन इकोनॉमिक्स, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। और गांधी जी तो शुरू में कुटीर उद्योग पर ज्यादा जोर देते थे और हेवी इंडस्ट्री के समर्थक थे नहीं, लेकिन बाद में उनके विचारों में परिवर्तन होता है। तो गांधी का जो कंसेप्ट है उसकी थोड़ी मोड़ी चर्चा है। और फिर कंक्लूजन पार्ट में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उस समय जो द्वंद्व था उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है कि 3 तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आते हैं कि भारत का विकास कैसे हो, किस तरह से हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया में इकोनॉमी को संचालित करें। तो एक तो आता है कि अ कैपिटलिस्ट ड्रीम ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया अंडर मिनिमल स्टेट कंट्रोल एंड स्टेट सपोर्ट। जैसा कि अमेरिका में था कि सरकार का नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण कम से कम होगा और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो काम करेगा, कैपिटल काम करेगा, मार्केट इकोनॉमी वर्क करेगी और देश की इकोनॉमी प्रॉस्पर होगी। दूसरा था कि गांधीयन वे, सब कुछ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हो, लोकल कुटीर उद्योग पर आधारित हो, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हो जाएगी इससे। और इसमें भी राज्य का कम से कम हस्तक्षेप की बात की गई थी। और तीसरा था जिसको हम कहते हैं कि अ सोशलिस्ट व्यू ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया अंडर स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल एंड लीडरशिप, जहां पर सब कुछ राज्य के अधीन हो, सारे बेसिक रिसोर्सेस राज्य के अधीन हो, सारे बेसिक इंडस्ट्रीज राज्य के अधीन हो, लाइसेंस राज्य जैसा कि देखा कि उस समय में शुरू हो चुका था। तो इस पर जो है विवाद चला कि किस तरह के रास्ते को अपनाया जाए, किस तरह से हम आगे बढ़े, तो किस तरह से देश की इकोनॉमी को हम आगे करके डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं ये तय था कि जब तक पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होगा, राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता नहीं होगी, राजनीतिक डिसीजन को लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी, राज्य थोड़ा स्वतंत्र नहीं होगा अपने एस्पेक्ट में, तो हम चूंकि नए नए आजाद हुए हैं तो हम उतने तेजी से प्रगति
नहीं कर पाएंगे। तो उस समय की भी व्यवस्था थी कि हमने मिश्रित इकोनॉमी के नाम पर कहीं ना कहीं ज्यादातर सोशलिज्म की जो निकट वाली व्यवस्था थी वैसी अर्थव्यवस्था को ही अपनाया था। बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज थे, सब नेशनलाइज हो चुके थे। धीरे धीरे हम देखते हैं बैंक का भी नेशनलाइजेशन हुआ। आज व्यवस्था हम उल्टी देख रहे हैं, जहां हम ज्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से हम देख रहे हैं कि जो समय की भी मांग है कि हम कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये स्टेट क्या क्या क्षेत्रों को कंट्रोल किया उस वक्त, उसकी बात है। बेसिक इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, मिनरल रिसोर्सेज, रेलवे, वाटरवे। रेलवे आज भी हम देखते हैं ज्यादातर सरकारी व्यवस्था के ही अधीन है। शिपिंग एंड अदर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, करेंसी एंड एक्सचेंज, बैंकिंग, इंश्योरेंस। बैंकिंग आज भी ज़्यादातर बड़े बैंक SBI जैसे तो गवर्नमेंट के ही संरक्षण में है, मतलब स्टेट कंट्रोल ही है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आने वाले समय में ज़्यादातर बैंक भी जो है वो प्राइवेट हो जाएंगे। तो पहला यूनिट जो है इन्हीं सब बातों को डिस्कस करता है। ये बहुत ही सिंपल यूनिट है और आगे सभी जो है वो हमको लगता है कि ऐसे ही एक या अगर कोई कॉम्प्लेक्स मैटर हुआ तो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।